नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। प्रदेश के किसान फसलों से चाहे कितनी भी अच्छी उपज क्यों न ले, लेकिन अगर उन्हें इस उपज का अच्छा दाम ना मिले तो सब व्यर्थ है। और इसका मुख्य कारण उपज की गुणवत्ता खराब होना और किसानों को सही बाजार व्यवस्था नहीं मिलना है। तो किसानों की समस्या का निवारण कैसे हो, चलिए जानते हैं डॉक्टर RPCA पूसा समस्तीपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित शर्मा से। किसानों को अपनी उपज के लिए पर्याप्त भंडारण और माल गोदाम संबंधी सुविधाएं न मिल पाने के कारण उन्हें अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस वजह से वे अक्सर औने पौने दामों पर अपनी उपज बेचने पर विवश हो जाते हैं। ये समस्या पूरे देश में देखी जा रही है, जिससे सभी कृषि उत्पाद प्रभावित होते हैं। अब किसान फसल तैयार करते हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा खर्चे भी करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। अगर इस सब के बावजूद किसान भाई अगर अपना मुनाफा नहीं कमा पाएंगे तो उनके लिए अगले फसल चक्कर में अच्छी फसल लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कई ऐसी बातें हैं जैसे मंडी का सही चुनाव, किस मंडी में क्या भाव चल रहा है और फसल बेचने के विभिन्न विकल्पों का किसान भाई को पता होना चाहिए। और इस स्थिति में क्या होता है, जैसे किसान भाई के पास साधनों का अभाव होता है तो वो या तो बिचौलियों या फिर अन्य छोटे व्यापारियों के अधीन रहते हैं और इसके चलते उनको अपनी फसल का उचित मुनाफा नहीं मिल पाता। इस दिशा में सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन किसान भाइयों को उनकी योजनाओं का सही तरीके से पता ना होने के बावजूद उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। जैसा सरकार की तरफ से कृषि मूल्य नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, जो मूल्यतः 23 तरह की फसलों पे निर्धारित किया जाता है और उसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को अपनी कम से कम लागत तो प्राप्त हो ही जाए, क्योंकि आए दिन मंडी में भाव गिरते रहते हैं और कभी कभी भाव इतना नीचे चला जाता है कि किसान भाई अपनी फसल का लागत भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए खरीफ की 13 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दे दी है। सीजन की प्रमुख फसल धान का समर्थन मूल्य 65 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। सामान्य धान का रेट 1750 रुपए से बढ़कर 1815 रुपए और ए ग्रेड का धान 1770 रुपए से बढ़कर 1835 रुपए हो गया है। कुछ अन्य फसलों के समर्थन मूल्य की और आपका गेहूं के लिए 1840 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि आपका रागी के लिए 3150 रुपया प्रति क्विंटल। इस तरह अन्य फसलों के लिए भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए हैं। जबकि इन फसलों के ऊपर जो सरकार MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है, ये किसान भाई कॉल सेंटर में भी पता कर सकते हैं कॉल करके 1800 1801 551 जो कॉल सेंटर का नंबर है। और अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और आपका व्यापार मंडल के द्वारा ये खरीद की जाती है। इसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि किसान भाइयों को बुआई से ठीक पहले इन मूल्यों का पता चले। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि मंडी में बहुत ज़्यादा किसान भाई अपना उत्पाद अच्छे से नहीं बेच पाते, तो इसके लिए किसान भाई आपस में छोटा ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप में बना के उनको क्या मदद मिलेगी कि वो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचा सकते हैं। जैसे अगर वो अपना उत्पाद इकट्ठा लेके मंडी में लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, वो एक पकड़ बना सकते हैं मार्केट में। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जब खरीदारी करने जाता है तो वो देख परख कर ही किसी उत्पाद को खरीदता है। उसी तरह से यदि किसान मंडी में अपनी उपज लेकर जाते हैं तो उसकी उपज को भी देख परख कर ही पता लगाया जाता है कि सही दाम कितना होगा। इसके लिए सरकार के अपने मानक तय हैं। किसान अपने स्तर पर अपनी उपज की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं, जिनमें फसल कटाई के बाद उत्पाद की ग्रेडिंग, श्रेणीकरण और पैकिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा किसान भाई
कुछ सरकार की साइट्स हैं, जैसे कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, CACP है, वहाँ पे इन मूल्यों का पता चल सकता है। नज़दीक के कृषि केंद्र या पैक सोसाइटी में जाके किसान भाई वहाँ के अधिकारियों से इस चीज़ का पता कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आपका एगमार्क नेट है, वहाँ पे भी विभिन्न तरह की मंडियों के प्राइसेस का पता चलता है, तो किसान भाई इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का युग आधुनिक युग है। आज देश के अधिकांश भाग में इंटरनेट मौजूद है। कई प्रदेशों में मंडियां भी डिजिटल हो गई हैं, जहां पर ऑनलाइन आप अपने उत्पाद को व्यापारी को बेच सकते हैं। इसके अलावा कई ऐप भी उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आप मंडियों में जींसों के भाव घर बैठे मालूम कर सकते हैं। इसी प्रकार इंटरनेट का प्रयोग कर आप अपने उत्पाद का भाव जान सकते हैं। और इसमें क्वालिटी या आपका गुणवत्ता की जानकारी होना भी किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा धान में सरकार ने सुनिश्चित किया था कि 17% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, तो अगर ग्रेडिंग किसान भाई अच्छे से करें, गुणवत्ता की जानकारी रखें, तो भी उनको अपने उत्पाद का अच्छा भाव मंडी में मिल सकता है, मार्केट में मिल सकता है। साथ ही अगर किसान मंडी में उपज को लेकर जाते हैं तो उसे सबसे पहले मंडी का आवक पत्र बनाना चाहिए, जिसमें जानकारी के तौर पर जीन्स की मात्रा, किसान का नाम, वाहन की जानकारी, जीन्स का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि सूचनाएं लिखी जाती है। इसके बाद किसान को अपनी उपज खुली बोली पर ही बेचनी चाहिए और उपज बेचने के बाद उसे मंडी अधिकारी से अपनी उपज का विक्रय पत्र लेना चाहिए, जिसमें दाम, जीन्स की मात्रा, क्वालिटी, उपज का कुल मूल आदि लिखा होता है। तभी किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिलेगा। किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अपनी उपज का सही दाम ले सकते हैं। हमारे राज्य बिहार और झारखंड में अक्सर किसान धान की फसल लेने के बाद रबी में गेहूं की खेती करते हैं, जिससे गेहूं की बोनी में देरी हो जाती है, क्योंकि खेत की तैयारी में अधिक समय लग जाता है, साथ ही इस पर अधिक खर्च भी होता है। ऐसी परिस्थितियों में शून्य जुताई यंत्र से खेत को तैयार किए बिना ही गेहूं और अन्य फसलों की बुआई कर सकते हैं। तो इस शून्य जुताई यंत्र का प्रयोग कैसे करें, इस बारे में बता रही है कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर की कृषि इंजीनियर निधि कुमारी। सबसे पहले तो हम बता दें कि जीरो टिल सीड ड्रिल, इसका नाम जो होता है ऐसे होता है, जीरो टिलेज सीड ड्रिल। इसका मतलब ये होता है कि जीरो टिलेज मतलब आपको खेत तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम आम भाषा में कटनी के बाद जब भी कोई फसल कटाई होती है, उसके बाद हम बुआई से पहले खेत को प्रिपेयर करते हैं। जीरो टिलेज आसानी से अपनाई जा सकने वाली ऐसी आधुनिक तकनीक है, जिसकी सहायता से उत्पादन लागत में कमी के साथ साथ गेहूं की बिना जुताई करे समय से बुआई और उपज में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। धान की फसल की कटाई के उपरांत उसी खेत में बिना जुताई किए हुए जीरो सीड टिल ड्रिल, जिससे उर्वरक और बीज एक साथ प्रयोग किए जा सकते हैं, के द्वारा गेहूं की बुआई करने की जीरो टिलेज तकनीक कहते हैं। जीरो टिलेज जो होती है वो हम गेहूं के लिए यूज़ करते हैं। गेहूं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे इसके उत्पादकता को देखा गया है, काफ़ी वृद्धि होती है और जो हमारी लागत होती है वो भी काफ़ी कम जाती है। तो जीरो टिलेज सीड ड्रिल में क्या होता है कि जैसे कि धान की कटाई जैसे ही होती है, तो हम क्या करते हैं कि धान की कटनी जब होती है उसके तुरंत बाद हम जीरो टिलेज के द्वारा हम खेत में गेहूँ की बुआई करते हैं, जो कि लाइन सोइंग बोलते हैं, जिसको कि रो से रो का आपका डिफरेंस होता है, उसमें जो गैप होता है वो काफ़ी सुनिश्चित होता है। तो हम क्या करते हैं कि जीरो टिलेज चलाने से पहले हमें थोड़ा ये ध्यान रखना होता है कि खेत में नमी कैसी है। जैसे मान लीजिए अगर खेत में दरार पड़ गया, जैसे कि हम देखते हैं हमेशा धान के खेतों में दरार पड़ जाता है, तो ऐसे अगर स्थिति है तो धान की कटाई से पहले ही हमें थोड़ी हल्की सिंचाई दे देनी चाहिए, ताकि खेत में थोड़ा नमी बना रहे। तो इससे क्या होता है कि आप जब जीरो टिलेज चलाते हैं तो आपके जो मशीन है, जो आपके टाइन्स है, वो अफेक्टेड नहीं होते, वो
टूटने के चांसेस नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप लाइन सोइंग करते हैं, जैसे गेहूं की बुआई करते हैं, तो हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि पहले से जो मशीन है आपकी वो मतलब कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, मतलब जो आपकी बीज के दाने हैं गिरने चाहिए। और जो उर्वरक होते हैं, बेसिकली हम जितने भी उर्वरक होते हैं वो दानेदार उर्वरक यूज़ करते हैं, जैसे कि NPK या DAP यूज़ करते हैं हम। जीरो टिलेज खेती हेतु सिंचित अवस्था में 120 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। असिंचित दशा में 40 किलोग्राम नेत्रजन, 30 किलोग्राम स्फूर और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। असिंचित दशा में उर्वरक की पूरी मात्रा बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय खेत में दी जाती है। जीरो टिलेज खेती हेतु बीज दर असिंचित अवस्था में 125 किलोग्राम, सिंचित अवस्था में 125 किलोग्राम, विलंब से बुआई करने पर 150 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। यदि बीज उपचारित नहीं है तो बुआई से पूर्व बीजों को फफूंदीनाशी कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर जीरो टिलेज मशीन का उपयोग कर बुआई करना चाहिए। तो ये हमें सुनिश्चित करना होता है कि उसमें कोई भी नमी नहीं बना रहे, ताकि जैसे हम देखते हैं उसके मैकेनिज्म में फ्लूटर रोलर होते हैं जिसके थ्रू वो बीज पाइप के थ्रू होते हुए खेत में गिरता है, तो उसमें नमी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो वो बंद हो जाता है और हमारा खेत में वो सही ढंग से बुआई नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ कि हमारे जब वो जीरो टिलेज चलता है तो हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि 3 से 4 सेंटीमीटर का डेप्थ, जो गहराई है बीज के गिरने की, वो 3 से 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जीरो टिल ड्रिल को 35 से 45 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर से आसानी से चलाया जा सकता है। 9 कतार वाली जीरो टिल ड्रिल मशीन से 1 घंटे में 1 एकड़ खेत की बुआई की जा सकती है। तो अगर बात करें कि जीरो टिलेज से हमें क्या फ़ायदे हैं, तो पहला जो बेनिफिट होता है हमारे किसानों को ये होता है कि मुख्यतः हमें 10 से 15 दिन लग जाते हैं खेतों को प्रिपेयर करने में। तो खेत को जो तैयारी करने में 10 से 15 दिन जो लगता है, उसमें हमारे किसानों की काफ़ी बचत होती है। पहली बचत तो आपकी सिंचाई से हो जाती है, तो जो कि हम अगर देखें तो 30 से 40% सिंचाई, जो पहली सिंचाई होती है वो नहीं देना होता है, पानी की बचत होती है। दूसरी जो बोल सकते हैं कि लेबर जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप ट्रैक्टर चला के उसको खेत को टिलेज करते हैं, वो ज़रूरत नहीं होती है। तो वो भी अगर हम देखें तो 2000 से 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर आपकी बचत हो जाती है। और अगर डीजल की बात करें तो 30 से 40 लीटर डीजल आपका कम जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है किसानों के लिए, जो इनपुट जो हमारे अगर कम जाती है तो इसी से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। और दूसरी बात ये कि हमारा मेंटेनेंस भी काफ़ी इसमें कुछ खास नहीं है, मेंटेनेंस काफ़ी आसान है। 30 से 40 हज़ार तक में इक्विपमेंट मिल जाता है। और जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है 2 से 2.5 लाख वाले मशीनों पे, वो काफ़ी सब्सिडी दिए जाते हैं। जनरल सामान्य जाति के लोग और पिछड़े वर्ग में वो थोड़ा सब्सिडी चेंजेस होते हैं। तो इस तरह से आप जा सकते हैं, या फिर कस्टम हायरिंग सेंटर के थ्रू भी आप उसको हायर कर सकते हैं। और गेहूं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारी उत्पादकता भी बढ़ जाती है इससे। हमारे राज्य बिहार और झारखंड में पान की खेती बहुत से किसान भाई करते हैं और ये फसल अभी बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था पर है, जिस पर इस समय कई हानिकारक रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। इनकी समय से रोकथाम न करने पर फसल से लागत निकालना भी मुश्किल होता है। इसलिए इन रोगों की समय से पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं डॉक्टर RPCAU पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश राय से। हाँ जी, बहुत ही आपका अच्छा सवाल है। बरसात के मौसम में बहुत प्रकार की बीमारियों का प्रयोग, ये जो अटैक है हमारे पौधे पे होता है, जिसमें से पान की प्रमुख बीमारियों की अगर बात करें तो पान का पद गलन और जो है स्टेम पे जो सड़ जाता है, उसका पहचान जो है हमारे किसान भाई बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी सबसे प्रमुख बात है कि जब भी आप लगाएं तो एक ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशक आता है, जिसको कि आप खेत में अवश्य प्रयोग करें, जिसका कि 2.5 kg जो है प्रति एकड़ के हिसाब से इसको खेत में मिला लें। लगाने के पहले ही अगर इसका प्रयोग आप किसान भाई कर लेते हैं तो इसका काफ़ी जो है नुकसान से बचा जा सकता है। और इस समय पान बरेजों में रोगों का प्रकोप अत्यधिक होता है, जिसकी वजह से पान की पत्तियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आप इनकी पहचान और कैसे
बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इनकी पत्तियों पे अगर आप देखेंगे तो एक धब्बा इस शुरुआत में बनता है, बाद में जैसे जैसे उस रोग की आक्रामकता बढ़ती है वो जो है आपस में मिलकर और काफ़ी नुकसान करता है। तो अतः किसान भाइयों, सबसे पहले आप उसको पहचाने रोग को, फिर उसके बाद अगर कहीं बहुत ज़्यादा उसमें संक्रमण हो गया है रोग का तो उसको जो है आप निकाल लें। और एक सबसे प्रमुख दवा जो आती है उसका आप प्रयोग अवश्य करें। जैसे कि आप नाम सुने होंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसका 0.2% का सलूशन आप बना लें और उसको जो है पौधे पे जो भी उसकी बेल है उस पे आप छिड़काव करें। तीसरा जो सबसे प्रमुख बीमारी है जिसको कि विल्ट बोलते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट, इसमें क्या होता है कि पूरा जो वेल है वो सूख जाता है पान का। अतः इसमें अगर रोग की पहचान अगर आप करना चाहें तो सबसे पहले ऊपर से पौधा ये जो वेल है सूखती है और नीचे की तरफ सूखती जाती है और पूरी वेल ही सूख जाती है। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप शुरुआत में ही पौधे के रोग को पहचान लें और उसमें एक दवा आती है कार्बेंडाजिम नामक, जिसका कि 0.1% का सलूशन बना लें, यानी कि 1 ग्राम दवा आप जो है 1 लीटर पानी में ले लें और इसको आप उस पे जो है छिड़काव करें। पान की फसल में इस समय जीवाणु जनित रोग फैलने की संभावना रहती है, जिसमें पर्ण दाग रोग प्रमुख है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों पर काले रंग के पनीले धब्बे पड़ने लगते हैं, जो चारों ओर से पीले रंग से घिरे रहते हैं। ये धब्बे आपस में मिलकर एक बड़े धब्बे बनाते हैं। रोग से ग्रसित पत्तियां जमीन पर गिरकर बेल के तने को भी संक्रमित कर देती हैं, जिससे बेल सूखने लगती है। तो फसल में इनकी रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी होती है उसमें एक बैक्टीरिया से होता है, जिसको कि जीवाणु झुलसा धब्बा रोग भी बोलते हैं। इसमें जो है पौधों पे पहले काले धब्बे बनते हैं जिसके किनारे पीले रंग के होते हैं और उनको आप आसानी से पहचान सकते हैं। और वो जब पौधे को गला देते हैं, पौधे की पत्तियों को, एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवा आती है। किसान भाई उसका जो है 1 ग्राम दवा ले लें, उनको 3 लीटर पानी में घोल बना लें और जहाँ जहाँ रोग का संक्रामक जो बढ़ता जा रहा है वहाँ पे इसका प्रयोग करें। तो ये कुछ प्रमुख हैं जिसको कि आपको करना चाहिए। कुछ और सावधानियां मैं बता दूं आप लोगों को। किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तो उसको आप प्रतिदिन अवश्य अपने बरेजे में जाकर अपने पौधे को देखें कि किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उसको तुरंत पहचानें और आप जो है जो दवा जो लक्षण है जो बताया जा रहा है उसको आप प्रयोग करें, जिससे कि आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव सैदपुर, जिला भागलपुर के रतनदीप ने आपने टमाटर की फसल में आर्द्र गलन रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम टमाटर की खेती में होने वाली प्रमुख बीमारी और उनका रोकथाम का क्या क्या करना है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले शुरुआती अवस्था में टमाटर की जो नर्सरी बेड में और रोपनी के बाद प्रमुख रूप से हमको ये बीमारी पाया जाता है वो है कि डैम्पिंग ऑफ। इसमें डैम्पिंग ऑफ जो है एक पीथियम नामक एक फफूंद से आता है। इसका लक्षण ये होता है कि टमाटर की जब रोपनी से पहले नर्सरी में या रोपनी के तुरंत बाद एकदम टमाटर के जो छोटे छोटे पौधे जो है तार के जैसे सूख जाता है और एकदम मुरझा जाता है। बीज अंकुरित होकर भूमि की सतह से निकलने के पूर्व संक्रमित होकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे रोपड़ी में ऐसा प्रतीत होता है कि बीज अंकुरित हुआ है। अंकुरण के पश्चात पौधे के तनों पर इस रोग का आक्रमण होता है एवं तने का विगलन होने पर पौधे भूमि की सतह पर लुढ़क कर नष्ट हो जाता है। रोपड़ी में पौधों की घनी रोपाई एवं आवश्यकता से अधिक नमी की उपलब्धता इस रोग को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो जब भी ये बीमारी का लक्षण ऐसे दिखता है, किसान बंधुओं को तुरंत कार्बेंडाजिम
नामक एक फफूंदनाशी का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका सॉइल ड्रेंचिंग करना है। माने यहाँ स्प्रे नहीं करना है, यहाँ पानी को जड़ में देना है, ताकि फफूंद जो है ये प्रमुख रूप से मिट्टी से आता है और मिट्टी में जो जड़ के आसपास जो फफूंद है उसका नष्ट करना बहुत जरूरी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।